नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर मैं कृष्णा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, मैं आशा करती हूं। अगर आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहते हैं और अपने परिवार को खुशहाली देना चाहते हैं तो दोस्तों एक ही रास्ता है कि आप तैयारी करें अच्छे से और जी जान लगा करके मेहनत करें। ये जो लॉकडाउन की क्लासें आपको मिल रही हैं और ये बहुत ही अच्छा मौका समझती हूँ मैं इसको कि आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है तैयारी करने का। तो आज मैं अगर आप सभी सब्जेक्टों की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जा कर के सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाएँ। और आप अधिक से अधिक संख्या में अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमारा क्या है कि मोटिवेशन बढ़ेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें लाएंगे। क्योंकि हम कुछ नहीं मांगते हैं आपसे बदले में, आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाएंगे तो हम क्या है कि अच्छी से अच्छी क्लासें लाने के लिए हमारा मन करेगा। तो आज मैं हिंदी के इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न लेके आई हूँ, आप उनको याद करिएगा और हाथों से नोट्स बनाइएगा। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया विशेषता ज्ञान होता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, अब तक आदि। अगला प्रश्न है, अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। जो अव्यय होते हैं उन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको क्या कहते हैं? हम अव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अव्यय के सामान्यतः कितने भेद हैं? तो अव्यय के सामान्यतः 4 भेद हैं। कौन कौन से? एक तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अव्यय के कितने बोध हो गए? 4 बोध हो गए, 4 प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। तो कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, एक वचन और बहुवचन। तो हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन हो गया, एक तो एक वचन, और एक हो गया आपका बहुवचन। तो आपकी समझ में आ गया होगा। अगला है कि वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं? यानी वर्ण तो वह मूल ध्वनि जिसका विभाजन ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे मा, पा, रा, या, का आदि, जिसका विभाजन, जिसका खंडन ना किया जा सके उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो सभी वर्ण ही हैं, का, ख, गा, घा, ये क्या है? वर्ण ही हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह की ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह है क्या कहलाता है? वर्णमाला। अगला है कि शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उन्हें शब्द कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों वर्णों का ऐसा मेल जिनका कोई सार्थक अर्थ निकले उसको क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह क्या है कि वाक्य कहलाता है। सार्थक, ये बात ध्यान रखना है, निरर्थक समूह नहीं, सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। कोई उसका अर्थ निकले। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वर हमारे 11 हैं हिंदी में। कितने? 11। अगला है कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? तो मूल व्यंजन की संख्या 33 है। अगला है कि 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो 6 ध्वनि संयुक्त वर्ण है। कैसा है? अब त्रय किन वर्णों के मेल से बना है? ये मैं आपके लिए दे रही हूँ होमवर्क में, ये आपका होमवर्क है। आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि ये जो त्रय है ये किन वर्णों के मेल से बना है। तो गाइज आज के लिए यहीं तक, और आप अच्छे से तैयारी करिएगा अपने हाथ से नोट्स बना करके। तो जय हिंद, वंदे मातरम।